अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिज़नेस इनसाइड। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्की ख़बरों पर जो कि इकॉनमी के हवाले से हैं। किस तरीके से क्या फ़ैक्टर्स जो हैं एसोसिएट करते हैं इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने में, और क्या फ़ैक्टर्स हैं जो कि इकॉनमी को वीक करते हैं, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली खबर जो हमारे आज के प्रोग्राम में होगी वो होगी प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी डिपार्टमेंट के फेलियर के हवाले से, कि किस तरीके से प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी डिपार्टमेंट हर सूबे में फेल दिखाई दे रहा है। फिर इसके होने की क्या वजह है और इसके क्या मनफी असरात पड़ रहे हैं नेशनल एक्सचेकर के ऊपर, इस पर जो है जो हमारी पहली खबर है इसी हवाले से है। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की ट्रिपल सेंचुरी। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत ने चंद रोज़ में तीसरी सेंचुरी मुकम्मल कर ली। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत 306 रुपये कर दी गई है। चंद रोज़ पहले तक मुर्गी के 1 किलो गोश्त की कीमत 230 रुपये थी। अगली खबर है ऑयल की कीमतों के हवाले से। सऊदी ऑयल की एशियाई सार्फिन के लिए तेल की कीमतें बरकरार। सऊदी ऑयल कंपनी की जानिब से एशियाई सार्फिन के लिए मार्च में तेल की कीमत फरवरी वाली ही रखने का फैसला किया गया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी कंपनी की जानिब से अमरीकी सार्फिन के लिए 1 बैरल तेल की कीमत 10 सेंट बढ़ा दी गई है, जबकि एशियाई सार्फिन के लिए मार्च में भी तेल की पुरानी कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक यूरोपीय ममालिक के लिए खाम तेल की कीमत फ़ी बैरल $1.3 बढ़ा दी, जबकि शुमाल मगरबी यूरोप ममालिक को हल्का खाम तेल $0.50 इजाफे के साथ फ़रोख्त हो रहा है। अगली खबर की जानिब बढ़ेंगे। IT बरामदात में 40% इजाफा। वफाकी वज़ीर IT अमीन उल हक की जानिब से जर्मनी की IT कंपनीज़ को दावत दी गई है कि IT और टेलीकॉम कंपनीज़ पाकिस्तान आएँ और सरमायाकारी करें। उन्होंने बताया कि रवा माली साल की पहली छमाही में IT बरामदात में 40% इजाफा हुआ है। जी नाजरीन, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है SM अशरफ साहब ने, जो कि इकॉनमी एक्सपर्ट हैं। बहुत डिटेल तज्जिया पेश करते हैं इकॉनमी और बिज़नेस के हवाले से। पाकिस्तान की इकॉनमिक सिचुएशन के हवाले से उनसे बातचीत करेंगे, साथ ही साथ कुछ ख़बरों पर भी उनसे तबसरा लेने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या एनालिसिस, उनका क्या व्यू पॉइंट है उन ख़बरों के ऊपर। आपको सबसे पहले खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में अशरफ साहब। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत सरवीना। अशरफ साहब, सबसे पहली ख़बर जिस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी वो दरामदात और बरामदात के हवाले से है। कुछ माह से कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान में जो बरामदात और दरामदात थी वो अच्छी परफॉर्म कर रही थी, लेकिन दिसंबर से अगर हम कंपेयर करें जनवरी में ये रेशो डिक्लाइन हुआ है। इसकी क्या वजह है? सरवीना, एक तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है वो डे टू डे और मंथ टू मंथ एनालिसिस कर रहे हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो डाउन टर्न है वो कोविड से बहुत पहले शुरू हो गया था, और अब जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी तकरीबन 0.5% के बिलो जो है वो माइनस में चल रही है। एक तो ये बात। दूसरी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी कि साहब हमने करंट अकाउंट खसारे में, यानी हमने इंपोर्ट कम की है और जो इंपोर्ट का बिल है वो कम हो गया, तो इसलिए हमारा जो खसारा है वो कम हो गया। बिल्कुल सही बात थी, लेकिन उसमें एक बुनियादी बात ये थी कि कुछ तो कोविड की वजह से और कुछ दूसरे फैक्टर्स की वजह से इंपोर्ट में आपने कर्टेल किया, विच वाज गुड थिंग एक्चुअली। लेकिन उसका जो इकोनॉमी पे ओवरऑल असर हुआ वो आप देखेंगे GDP ग्रोथ जो है वो 5.6 या 8 या 9% से कम होके -5.5% पे आ गई है, विच इज वेरी अलार्मिंग, बिकॉज पाकिस्तान की आबादी जो है वो 2% से बढ़ रही है। तो इसका मतलब है आपकी जो ग्रोथ रेट है वो माइनस से भी 5% भी, बल्कि उससे भी ज्यादा कम है। तो अब जो दिसंबर की बात है, तो ये चूंकि पाकिस्तान के जो पिछले साल के रुके हुए ऑर्डर्स थे वो प्रोसेस हुए, और वो कंटेनर्स जो रुके हुए थे वो यूरोप थोड़ा बहुत खुला आगे पीछे, तो उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट में थोड़ी बहुत ग्रोथ 5-6% ग्रोथ आई। वो भी मंथली ग्रोथ थी। वो पोस्ट इन प्री कोविड के चक्कर में इन्होंने इसको कैलकुलेट इस तरह किया, विच वाज गुड थिंग एक्चुअली, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं थी, क्योंकि जनवरी में आप देखेंगे वो डिक्लाइन हो गई वापस, और ये डिक्लाइन रहेगी क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी के जो
चार्जेस बढ़ गए हैं, गैस अवेलेबल नहीं है, तो जो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो अगरचे कि गेयर अप हो रही थी, लेकिन वो पूरी तौर पर फंक्शनल नहीं होगी, सिवाय ये कि कम सेक्टर से शायद सीमेंट सेक्टर में या और एक दो सेक्टर्स में कुछ ग्रोथ हमें नजर आए। लेकिन ये कि जून तक के जो पोजीशन है वो कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो आपका जो कॉटन की जो कमी हुई है, जो शुगर में आपको इंपोर्ट करना पड़ रही है, और आप जो इस वक्त जो है वो 30% आपकी टोटल जो आपकी रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की 1.4 मिलियन बेल, तो उसमें से सिर्फ 30% के करीब जो है 7 मिलियन या 6 to 7 मिलियन बेल जो है वो पैदा हुई है। तो इसका मतलब है 7 मिलियन बेल आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। उसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि दो ही मुल्क हैं जिससे आप इंपोर्ट कर सकते हैं, वो चाइना से कर सकते हैं। अब चाइना के ऊपर यूरोप और अमेरिका वगैरह में पाबंदी लगी हुई है, और अगर इंपोर्ट करेंगे तो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? दूसरा, इंडिया से आप इंपोर्ट कर नहीं सकते, तो यू आर इन ए फिक्स एक्चुअली। और अगर आप कहीं और से खरीदेंगे तो आपका जो इंपोर्ट बिल है, आप समझ लें कि वो उसमें कर जाएगा ज्यादा, वो शूट अप करेगा। तो आपका जो इस वक्त जो आप जिसके ऊपर बहुत जो है वो डंडोरे पीट रहे थे कि जी हमने बड़ा अचीव कर लिया है, हमने करंट अकाउंट खसारा जो है वो कम कर लिया है, लेकिन इकोनॉमी जो नोज डाइव हुई है। और दूसरी जो बात है कि डेली यूज की जो चीजें, शायद आप देखें कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हर दूसरे तीसरे दिन इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ रही हैं, गैस कीमतें तो बढ़ी रही हैं। अशरफ साहब, ये जो गैस और बिजली की कीमतों के ऊपर अगर हम बात करें, इसकी क्या जो है पैरामीटर्स होते हैं, किन वजूहात की वजह से ये बढ़ती है? क्योंकि एक और प्रॉब्लम भी तो होता है, सरप्लस जो है हमारे पास अमाउंट ना होना, और बहुत सारे कुछ इश्यूज होते हैं। तो बेसिक पैरामीटर्स क्या हैं जिसकी वजह से बिजली या फिर गैस की कीमतों में इजाफा होता है? पहले हम बिजली की बात करें। बिजली पे जो इजाफे हो रहे हैं वो एक तो IMF के कहने पे हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बिजली की जो कैपेसिटी फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, क्योंकि जितनी कैपेसिटी पावर आपने प्रोड्यूस की है, आपकी कैपेसिटी है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं है। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपके जो डेट है, सर्कुलर डेट, वो 2.3 ट्रिलियन रुपीस पर पहुंच गए हैं, जो रिकॉर्ड हाई है। ये शुरू हुआ था। अशरफ साहब, आपने कहा कि बिजली की कीमतों की अगर आप पहले बात करते हैं, तो बिजली की कीमतों में इजाफा जो IMF के कहने पर हो रहा है, तो क्या हमारे पास कोई ऐसी क्लियर सोर्स मौजूद है, या IMF ने अपने ही ऑफिशियल लेटर में या अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में इसको मेंशन किया है कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस है और इन अशिया के ऊपर जो है आपने प्राइसेस बढ़ानी है? तो क्या उसमें बिजली भी जो है मेंशन है, और क्या ये सोर्स हमारे पास क्लियर है, या ये सिर्फ कयास आराइयां हैं? नहीं, देखिए जब आप IMF के पास प्रोग्राम के लिए जाते हैं, तो अब आप गए हैं $8 आपको चाहिए, क्योंकि आपने मैसिव बोरोइंग की है। अभी तो आपके जो सऊदी अरब से पैसे लिए हुए थे वो बड़ी मुश्किल से कुछ न कुछ अदा हुए, कुछ बाकी हैं। फिर UAE वाले पर तोल रहे थे, वो चलो थोड़े बहुत बयान मुरब्बत में खामोश हुए हैं। लेकिन चाइना से आपने 9, 10, 11% पे आपने बोरोइंग की है, और सऊदी अरब में जो 3% पे आपने बोरोइंग की थी, वो 3% वापस करने के लिए आप 11, 12% या 9, 10% भी हो तो विच इज ह्यूज। दूसरा, जो हुकूमत अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कायम रखने के लिए जो हार्ड मनी बाय कर रही है, 10-11% के ऊपर, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी से या जो इन्वेस्टर्स से, बैरूनी इन्वेस्टर्स से एडवांस दे रहे, which is huge, which is devastating। ये इसका तो क्लोसल इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे, ये तो तबाह बर्बाद हो जाएगी इकोनॉमी अगर इसको जो है वो प्रॉपर तरीके से इसको हैंडल सही वक्त पे नहीं किया। मुझे मालूम नहीं है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसकी इकोनॉमी का डायरेक्शन क्या है। इन्होंने कहा कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने का जरिया बनाएंगे, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा कि उससे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और मैं यहाँ पे अशरफ साहब जी, अशरफ साहब, आई नीड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू का सिलसिला ये से जारी रखते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे बिजली और गैस की कीमतों के हवाले से। स्पेसिफिकली SM अशरफ साहब ने जो बात की वो बिजली के हवाले से की। गैस के ऊपर हमारी बात जो है अभी जो है थोड़ी और होनी है। साथ ही साथ अशरफ साहब ने ये भी बात की कि जो दावे किए गए थे हुकूमत की जानिब से स्पेसिफिकली कुछ इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, तो वो भी अब इतना ज़्यादा तेज़ी से या इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा। अशरफ साहब, पहले बिजली के हवाले से तो आपने बात कर ली है, लेकिन जरा गैस के हवाले से भी आप थोड़ा सा अपना व्यू पॉइंट दे दीजिए। देखिए, गैस जो है, आप इस वक्त सोच रहे हैं कि गैस इन्होंने दिसंबर के लिए, जनवरी के लिए, जो अगस्त में इन्होंने गैस खरीदनी थी, वो इन्होंने जाके कहीं नवंबर दिसंबर में खरीदनी शुरू की है। इनको गैस मिली ही नहीं। जो मिली तो वो भी अभी कहीं जाके कतर वगैरह से मिला करके उन्होंने कुछ जहाज लिए हैं, लेकिन पूरी इंडस्ट्री को गैस बंद है इस वक्त। तो आप समझ लो कि इसका जो इम्पैक्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और एक्सपोर्ट सेक्टर में कितना ह्यूज होगा। बिजली की महंगाई एक तरफ, ऊपर से जो है वो गैस की अदम दस्तियाबी की वजह से जो इम्पैक्ट हो रहा है, इंडस्ट्री जो है वो चीख रही है। सारी इंडस्ट्री चीख रही है, कोई एक तो इंडस्ट्री नहीं है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री, कराची की, लाहौर की, फैसलाबाद की, वो सब उनके पास गैस नहीं है और वो चीख रहे हैं। तो आप जो है वो गैस जो है न मिलने की और महंगी होने की एक बुनियादी वजह ये है कि आपने वक्त पे जो LNG था वो आपने वक्त पे इंपोर्ट नहीं किया। ठीक है, यानी टाइमली डिसीजंस जो हैं वो मैटर करते हैं। आप ये कह रहे हैं जो टाइमली डिसीजंस है वो नहीं लिए जा रहे। अगस्त में अगर आपने एक डिसीजन करना था और वो अगर आप किया नवंबर या दिसंबर में, और उसके भी वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो कुछ लोग ये कहते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के जो एनर्जी एडवाइजर हैं और जो बिजली के वो लोग हैं, तो उनका तो वेस्टेड इंटरेस्ट है कि वो ज्यादा से ज्यादा जाके उनका जो ऑयल का बिजनेस है उसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। अब दूसरी बात ये भी हो रही है कि ऑयल की जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो भी बढ़ रही हैं और हर रोज ये भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। अच्छा सर, ये जो बात आपने ऑयल प्राइसेस की भी की है कि ऑयल प्राइसेस की कीमतें भी बढ़ रही हैं, फिर साथ ही साथ बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। ये ऑयल की कीमतों में इजाफा क्या जो इंटरनेशनल मार्केट होती है उसका इन्फ्लुएंस होता है या जो हमारे मुल्की डिसीजंस होते हैं वो भी इसके ऊपर मैटर करते हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जो इनके सबसे बड़े इकोनॉमी के माहिर समझे जाते थे। हालांकि उनको इकोनॉमी का इतना समझ नहीं था, लेकिन बहरहाल अभी इस मुल्क में तो सब प्रोपेगेंडा चलता है। वो थे असद उमर साहब। तो असद उमर साहब बुनियादी तौर पर मैनेजमेंट के आदमी हैं, उनको इकोनॉमी की इतनी समझ नहीं है। लेकिन चले अगर हो भी तो सवाल ये पैदा होता है कि वो अपनी क्या थ्योरी लेके आए, उन्होंने क्या बेचा है। अब आपकी इकोनॉमी की कोई डायरेक्शन तो अभी है ही नहीं। तो आप शेख साहब को ले आए हैं, वो तो डे टू डे काम कर रहे हैं, बारोइंग करके इधर से उधर से जो भी हाईएस्ट आपको अवेलेबल रेवेन्यूज हैं इंटरनेशनल मार्केट में लैंडिंग के, वो आप ले रहे हैं। हालांकि इस दौरान में कोविड के सिलसिले में भी इनको काफी बड़ी इमदाद मिली है, $1 or $2 बिलियन, और उसका भी ये वापस हिसाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बाकी पैसे भी इनको वहाँ से मिलने बंद हो गए। तो इनका अपना घर जो है वो ठीक नहीं है। डिसीजन कोई भी काम टाइम पे ना होने की वजह से आप जो है वो दिन ब दिन क्राइसिस को डीपन कर रहे हैं। अब जो ये कह रहे थे कि हमारा जो है वो, अब आप देखें सरकारी मुलाजिमों को जो है वो इस्लामाबाद में जाके धरना देना तो पड़ा। ये जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन ना लेने की बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, क्या ये सिंपली इस वजह से हो रही है कि अपोजिशन इनको टफ टाइम दे रही है, इस वक्त उनको अपोज कर रही है, राइट डिसीजंस में भी उनका साथ नहीं दे रही, या फिर इसमें उनका होमवर्क करेक्ट नहीं है, इनकी जो टीम मौजूद है वो दुरुस्त फैसले नहीं कर पा रही? वजूहात क्या है? देखिए, एक तो ये बात है कि हमारे खान साहब का ऑल नोइंग खान साहब है, उनको सब पता है और न एक्सपर्ट्स को मानते हैं, न वो ब्यूरोक्रेसी को मानते हैं, न वो अपनी पार्टी को एतमाद में लेते हैं। न देखिए, हर इशू के ऊपर टाइमली फैसले उसी सूरत में होंगे ना जब आप इनपुट लें, लोगों से मशवरे लें।
जो आप कह रही हैं ना कि जी हुकूमत को जो टफ टाइम, क्या ओपोजिशन ने क्या टफ टाइम दिया? ओपोजिशन ने कोई धन दिया? देखिए ऑपोजिशन, ये अशरफ साहब, अगर टफ टाइम की बात हो रही है तो एज एन जो टफ टाइम जो हो देने की मैं बात कर रही हूँ कि जहाँ पर ऑपोजिशन ने 2/3 मेजॉरिटी डेवलप करने के लिए साथ देना है हुकूमत का, वो वहाँ पे भी उनका साथ नहीं दे रही है। FATF की अगर बात करें हम तो वहाँ पे कानून साजी में भी प्रॉब्लम क्रिएट किया गया। अब हम सेनेट इंतखाबात की अगर हम बात करते हैं, शो ऑफ हैंड्स और ओपन बैलेट की बात ऑपोजिशन ने माजी में की है खुद। अब इस वक्त वो उनको जो है बिल्कुल ही वो कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानते इस डिसीजन को। यहाँ पे मूव जो आपने बात की इकोनॉमिक एस्पेक्ट से कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिया जा रहा, सेनेट इंतखाबात में भी करेक्ट यही सिचुएशन हुई है। पहले जो है हुकूमत गई है सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन के लिए, फिर साथ ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की तरफ भी चली गई। तो दैट इज़ अ ब्लंडर कि आपने दोनों मामले साथ डिसाइड कर लिए। देखिए, एक तो ये बात समझ लीजिए कि ओपोजिशन ने हुकूमत का कारोबार तो नहीं बंद कराया ना। हुकूमत ओपोजिशन सिर्फ जलसे कर रही है। हुकूमत जो ओपोजिशन है उसके जलसे कम है। तो आप मुझे बताएं कि एक हुकूमत जो पुरअमन जलसों से डर के अपना कारोबार, अपनी दुकान ही बंद कर दे और कोई काम न करे तो इसका कोई क्या जवाब है? एक दूसरी बात है कि ये जो ओपोजिशन के जलसे तो गुज़श्ता साल सितंबर 20 से शुरू हुए हैं, तो अक्टूबर में उनका पहला जलसा हुआ है। और आप सितंबर अक्टूबर में आपकी इकोनॉमी की हालत क्या थी आपको नहीं मालूम कि उसका यही हाल था। तो इकोनॉमी की या हुकूमत की अभी जो आप बात कर रही हैं कि जी देखिए 1973 का आइन बना, वो आके 40 या 50 साल में पहली दफा एक आइन बना, तो वो कंसेंसस से बना। सारे स्टेक होल्डर्स ने मिल के सर जोड़ के बैठे, उन्होंने मुल्क के बेहतरीन मफाद में एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट तैयार किया जो तमाम सूबों को, तमाम इलाकों को, तमाम पार्टियों को काबिल कबूल था। अब आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं तो बदलने का क्या तरीका है कि आप दूसरों के सर पे जो है बंदूक रख के फैसला कराएं, आप उनको गालम गलोच करें और उसके बाद आप कहते हो आपसे ताउन करें। FATF भी आपने क्या किया कि FATF ने जो चीजें उन्होंने आपसे नहीं भी मांगी थी वो भी आपने उसके अंदर डाल दी ताकि आप जो है वो पोजीशन को रगड़ा लगा सके। आपका जो टोटल नैरेटिव था कि साथ हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या ओपोजिशन की वजह से ठीक है। अशरफ साहब, हमारा वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हो गया है। हम अब डेफिनेटली अगले प्रोग्राम में आपसे FDI के इशू के ऊपर भी बात करेंगे, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, कितना FDI के ऊपर काम हुआ है, फोकस कितना हुआ है और IT के हवाले से जो बातचीत हो रही है उसमें कितनी सदाकत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, अब बढ़ेंगे प्रोग्राम में अगली खबर की जानिब। जनवरी में दरामदाद और बरामदाद में कमी। पाकिस्तान की बरामदाद और दरामदाद में जनवरी में दिसंबर के मुकाबले में कमी हुई है। पाकिस्तान की बरामदाद दिसंबर के मुकाबले में जनवरी में 9.89% कम रही, जबकि मुल्क की दरामदाद दिसंबर के मुकाबले में जनवरी में 5.43% कम रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां साल जनवरी में बरामदाद 2 अरब 13 करोड़ डॉलर रही हैं, जो दिसंबर में 2 अरब 36 करोड़ डॉलर थी, जबकि जनवरी में दरामदाद 4 अरब 73 करोड़ डॉलर रही हैं, जबकि दिसंबर में दरामदाद 5 अरब डॉलर रही थी। अब बात करेंगे बिजली के हवाले से। निजी बिजली घरों को बकाया जात की अदायगी। निजी बिजली घरों को 430 अरब रुपए के बकाया जात अदा करने की मंजूरी दे दी। पहली किस्त में 161 अरब और दूसरी किस्त में 242 अरब रुपए अदा करने होंगे। ज़राए के मुताबिक FPR को 35 करोड़ 50 लाख रुपए अदा करने की मंजूरी दी गई। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने इकोनॉमिक एक्सपर्ट से जो है जो बात की, उसमें जो हमने उनका व्यू पॉइंट जाना, उनका ये कहना है कि जो इस दौरे हुकूमत में डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो टाइमली नहीं लिए जा रहे। अगर हम बात करते हैं इस वक्त इकोनॉमिक इश्यूज़ की या इकोनॉमिक क्राइसिस की, उसकी एक बड़ी वजह जो है इस वक्त वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने की वजह है। असद उमर साहब, जिनको कहा जा रहा था कि वो फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, उनको फाइनेंस और इकोनॉमी का इतना नहीं पता, वो एक जो राइट मैन
अगर उनको कहा जाए फॉर द राइट जॉब, वो मैनेजमेंट के लिए तो राइट पर्सन थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनेंस और इकोनॉमी के हवाले से उनको इतना मालूम नहीं है। और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इस वक्त दुरुस्त फैसले जो है वो नहीं किए जा रहे। इकोनॉमी के हवाले से भी अगर फैसले किए भी जा रहे हैं तो उनमें डीले जो है हो रहा है, जिसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमारे मुल्क में वो ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर बहुत बुरे पड़ रहे हैं। अगर हम बात करें बिजली की प्राइसेस की, गैस की या फिर ऑयल प्राइसेस की, इसमें तमाम तर जो मामलात हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के तो फैक्टर्स एसोसिएट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो एनालिस्ट उनका ये कहना था कि जो हमारे इंटरनल डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। अगले प्रोग्राम में अगली खबरों के साथ हम हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करती चलूँ कि अगर आपने फैज़ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।